आज हम बात करेंगे शिक्षण सिद्धांत। अब शिक्षण सिद्धांत में मुख्य रूप से किन किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ एवं भूमिका। दूसरा, करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। कुल ये सिद्धांत हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप परीक्षा में बैठेंगे सीटेट या टेट में, तो आप देखेंगे इन सिद्धांत में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी के मिल सकते हैं। तो हम पहला देखेंगे सबसे पहले कि सिद्धांत का अर्थ एवं इसकी भूमिका क्या है। जब हम बात करते हैं शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ, शिक्षण के सिद्धांत का एक सामान्य सा अर्थ है। असल में शिक्षक कौन है? शिक्षक वो है जो अपने बच्चे को एक निश्चित समय में एक निश्चित योग्यता दे पाता है। मान लो एक अगर आर्ट का टीचर है, ज्यामिति का टीचर है, उसको अपने बच्चे को 90 अंश का एंगल बनाना सिखाना है, तो उसको क्या करना है, उसको पता है। और वो ये कैसे करता है, कैसे वो अच्छी तरह से बच्चों के अंदर अपनी अवधारणाओं को स्थापित कर देता है, यही आता है शिक्षण के सिद्धांत के अर्थ में। और इसकी भूमिका क्या होती है? जब शिक्षक अपना बेहतर सिद्धांत लगा के, बेहतर क्रमबद्धता लगाते, बेहतर तरह से प्रेरित करके बच्चे को सिखाता है, तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो सीखता है और उसके साथ साथ वो उससे वैल्यू भी प्राप्त करता है। क्या बनता है? वो एक उसके अंदर पढ़ाई के लिए प्रेरणा आती है और दूसरी बात उसके अंदर वैल्यूज विकसित होती हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सिद्धांत को देखेंगे। हाँ, तो पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में बताया गया है कि यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत क्यों है? क्योंकि ये बालक में खुद ही क्रिया करने की प्रेरणा होती है। वो खुद ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी खाली नहीं बैठते, कभी सोच में नहीं बैठते हमारे आपकी तरह। तो क्या है, जो पूरी अधिगम जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, इसमें एक चीज कही गई है कि पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना परम आवश्यक है। मतलब जब आप पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहेंगे तभी यह सिद्धांत सफल होगा। अब इसमें एक वाकया आपका दिया गया है साइकिल सीखने वाला। जब आप बचपन में साइकिल सीखने गए थे तो आपने डायरेक्ट साइकिल चलाना नहीं सीखा। पहले क्या किया, साइकिल को पकड़ना सीखा। कभी कभी देखा होगा आप उसको पैदल ही लेके चले जा रहे हैं बहुत दूर तक। फिर आपने धीरे धीरे, उसको बोलते हैं कैंची चलाना, पैडल मारना सीखा। तो कैंची होता है जो बीच में आप चलाए, वो चलाए। फिर उसके बाद आप गद्दी पर बैठ के चलाए। तो क्या हुआ, बीच में कई बार आप चलाने में गिरे भी होंगे, चोटें भी आई, किसी को तो स्थायी चोट आ जाती है। तो क्या है, बट लास्ट में आपको क्या हुआ, साइकिल चलाना आ गया। तो क्या होता है, जब आप क्रियाशीलता करते हो तो मिस्टेक होती है, आपसे गलतियां होती हैं, लेकिन आप उसको सुधारते सुधारते एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाते हो। जब आप उसको ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाते हो तो उसको आप करने लगते हो।
यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है फ्रोबेल। फ्रोबेल एक बढ़िया वैज्ञानिक रहे हैं, मनोवैज्ञानिक। इन्होंने बताया है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं। यहाँ पे इन्होंने ही लिखा है। ही का मतलब यहाँ है कि उस पर जोर दिया है, बालक कार्य करके ही सीखते हैं। और क्रिया द्वारा सीखना क्या है? क्रिया द्वारा सीखना है स्थायी सीखना। क्रिया द्वारा सीखना क्या है? स्थायी सीखना। यहाँ आपको ध्यान रखना है, स्थायी क्रिया द्वारा जब आप सिखाएंगे या सीखेंगे, इसीलिए कहा जाता है प्राथमिक स्तर पर आपको क्रियाकलाप ज़्यादा कराने हैं। अब देखो, शिक्षण अधिगम का कार्य भी बिना क्रियाशील हुए संभव नहीं है। बचपन में आपको सारे काम क्रियाशीलता के साथ ही करने होते हैं। आप अपनी गलतियां करेंगे, प्रक्रिया क्या होता है? क्रियाशीलता से सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है कि क्रियाशीलता उतनी ही अधिक सीखने की प्रक्रिया सरल और रुचिपूर्ण होगी। मतलब सरल होगी और आपका मन लगेगा उसको करने में, और बच्चे भी उसमें सहभागिता करेंगे। अब हम इसके बाद अगला सिद्धांत देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक विशेष सामग्री दी हुई है। इसमें क्या है? एक गतिविधि है। हम सभी जानते हैं कि पौधों को विकसित होने के लिए हवा, पानी, प्रकाश, खाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो अध्यापक है क्या करेंगे? इसके लिए मिट्टी खोदेंगे, बीज डालेंगे, सींचेंगे, खाद डालेंगे, और देखें हवा, पानी, प्रकाश का प्रयोग करके एक बीज जो है वो पौधा कैसे बनता है। वास्तव में यह सिद्धांत मानव स्वभाव के अनुकूल है। जन्म से ही बालक क्रियाशील रहता है। सबसे बड़ी चीज क्या है? आपको कहीं बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं कि इस सिद्धांत में क्या पॉइंट है। जन्म से ही बालक क्रियाशील रहता है, उसके प्रत्येक अंग सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार सीखना तभी सफल होगा जब हम शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने का अवसर देंगे। मतलब जो आपका छात्र होगा उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने का अवसर देंगे, तो क्या होगा? ज़्यादा सीखेगा। और मार्गदर्शन करके उनका व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनको सीखने का अवसर देना है। आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप उसी तरह व्यवहार करें। डिक्टेटर की तरह आपको व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अब यहाँ पे आपको बताया गया है क्रियाशीलता का सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्या? क्रियाशीलता का सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ है सीखने में एकाग्रता, जो किसी भी, चाहे वह छोटा या बड़ा कार्य हो, के लिए जरूरी है। और क्रियाशीलता बच्चे को एकाग्रता देती है, क्योंकि उससे कार्य करवाया जाएगा और वो एकाग्र हो जाता है। इसके बाद आपको एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, ऐसी ही कुछ पद्धतियां हैं जो क्रियाशीलता पर जोर देती हैं। अब अगर प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सी पद्धतियां क्रियाशीलता पर जोर देती हैं, तो मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और डाल्टन। महात्मा गांधी द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी? बेसिक योजना। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में भी करके सीखना को मूलभूत सिद्धांत के रूप में मानता। अब ये अगर आ जाए कि किस पाठ्यचर्या में करके सीखना को मूलभूत सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पाठ्यचर्या 2005। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अब हमारा आता है ये अगला सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत आपको ये बताता है कि आप बच्चे को कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे आप बच्चे के अंदर एक प्रेरणा जागृत कर सकते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ओर अग्रसर हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीखने में लगाव रखे। जैसे आपने किसी बच्चे को ज़्यादा डांट दिया तो क्या होगा? वो आपके उस प्रभाव से, उस डांटने के प्रभाव से शायद विद्यालय कम आना शुरू कर दे। तो क्या आपको इसमें हम जानेंगे कि
कि इस प्रेरणा के सिद्धांत का महत्व क्या है। देखो, मानव जो स्वभाव होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, प्रशंसा से खुश होता है और आलोचना से दुखी हो जाता है। मतलब आपको प्रशंसा अगर आपकी की जाएगी तो आप खुश रहोगे, और अगर आपकी आलोचना की जाएगी, आलोचना मतलब होता है कि आपका जो कार्य व्यवहार है उसके प्रति निगेटिव बोलना गलत तरीके से, ठीक है, तो क्या है, उससे आप मायूस हो जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, आप सभी ने जब परीक्षा में अच्छे अंक लाए होंगे, जब आप सब परीक्षा में क्या करते हैं, अच्छे अंक लाए होंगे, तो गुरुजनों माता पिता द्वारा शाबाशी दी गई होगी। प्रशंसा पाकर आपने और अच्छा प्रदर्शन और मेहनत करने की ठानी होगी, उसमें आप सफल भी हुए होंगे। यह प्रशंसा शाबाशी क्या है, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको आप क्या कहते हैं, प्रेरणा। ठीक है, अब जो ये प्रशंसा और शाबाशी आपको बच्चे की देनी है, यही उसको प्रेरित करेगा। और अगर आप दंड देंगे तो क्या होगा, वो आपसे कटने लग जाएगा। केली महोदय का विचार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टेट में, यूपी टेट में। केली महोदय का विचार था कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। मतलब आप शिक्षण करते समय अभिप्रेरणा को किसी न किसी तरीके से जरूर लाएं, बच्चे को जरूर प्रेरित करें। मान लो आपने सुलेख कराई, ठीक है, अब भले ही उसकी सुलेख में मिस्टेक्स हैं, त्रुटि हैं, लेकिन उसका लेख अच्छा है, फिर भी आप उसको क्या देंगे, शाबाश, अच्छा, उत्तम, ये उसकी कॉपी में आप लिख सकते हैं। जब वो उसको पढ़ेगा तब उसके अंदर एक प्रेरणा जागृत होगी, फिर वो दूसरे दिन और अच्छा लिख के लाएगा। धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे कि महीने के लास्ट में शायद उसके लेख में सुधार हो जाए और त्रुटियां भी शायद उसकी कम हो जाए। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि जो प्रेरणा है वो किन तरीकों से दी जा सकती है। सबसे पहले होती है शाब्दिक प्रेरणा। अब शाब्दिक प्रेरणा में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आप उसको बोल के बोलते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ऐसे ही किया करो सारे लोग, देखो कितना अच्छा किया राजू ने। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि शाब्दिक प्रेरणा दे सकते हैं, शाबाश बोल सकते हैं उसको, अच्छा बोल सकते हैं, उत्तम बोल सकते हैं। ठीक है, अब अशाब्दिक प्रेरणा में आपको क्या करना है, अशाब्दिक प्रेरणा में आपको, जैसे कोई बच्चा अनुशासनहीनता कर रहा है क्लास में, तो आपको क्या करना है, उसको जरूर दंडित कीजिए। अनुशासनहीनता में आपने अगर उसको दंडित नहीं किया तो क्या होगा, उसको प्रेरणा मिल जाएगी, वो आगे भी यही करेगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ उसको दंडित करना है। दंडित करके आप क्या करेंगे, उसके मनोभाव को बदल देंगे। बाकी दंड के साथ साथ में आपको उसके साथ जुड़ना भी होगा, क्योंकि दंडित करने पर क्या होता है, बच्चा आपसे कटेगा, क्योंकि आपने उसकी पिटाई की या फिर कुछ शारीरिक दंड दिया होगा अगर, तो आपको क्या करना है, दूसरे पहलुओं से लेकर उसको जुड़ना, उसको बुलाना है, दूसरी चीज़ें पढ़ाई के लेके चीज़ों को जोड़ना है। तो अनुशासनहीनता में आपको उसे दंडित करना है। अगला बात, कोई एक्टिविटी करा सकते हैं तुरंत, और उस एक्टिविटी में उसका अच्छा प्रदर्शन को लेके उसे आप पुरस्कृत कर सकते हैं। ये दोनों जो अशाब्दिक प्रेरणा के तरीके हैं, दंड से उसका व्यवहार बदलेगा और उसके साथ साथ दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। जब आप एक को दंड देते हो तो अगला बच्चा सावधान हो जाता है और उसे प्रेरणा ऐसे ही मिल जाती है बिना कुछ किए। तो क्या है, पुरस्कार और दंड ये कैसे हैं, अशाब्दिक, और शाब्दिक कौन से हैं, शाबाश, अच्छा, उत्तम। ठीक है, अब अगले सिद्धांत पे देखते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, वास्तव में प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के अधिगम शिक्षण को प्रारंभ करती है, जारी रखती है और पूरा होने तक चलती रहती है। मतलब प्रेरणा की प्रक्रिया जो है शिक्षण को पूरा करने तक चलती रहती है। अब शिक्षक को क्या करना है, ये आपके लिए है पॉइंट। शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक को चाहिए कि वे प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिकर बनाए ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके। जब आप अधिगम को रुचिकर बनाएंगे और उसमें रुचि उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, आपका संप्रेषण प्रभावी होगा। बच्चे जब रुचि लेंगे तो संप्रेषण भी पूरा होगा और बच्चे उसमें सहभागिता भी करेंगे।
एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और इसी में शिक्षण की सफलता निहित है। एक बार आपने अपने बच्चे को प्रेरित कर लिया तो आपकी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है। फिर क्या है, यही शिक्षण है। इसी से शिक्षण की सफलता तय होती है कि आपने बच्चों को शिक्षा के लिए कितना प्रेरित कर लिया, सीखने के लिए कितना प्रेरित कर लिया। मान लो आप दौड़ में प्रथम स्थान पर आए, आपको ट्रॉफी मिली और आपने एक बार एक के साथ बुरा बर्ताव किया, आपको दंड मिला। तो दोनों की जो प्रभाव और परिणाम होंगे उसका आप पे असर होना है, तय है। तो यही बात आपको प्रेरणा के सिद्धांत में मिलती है। अब हम चलेंगे अगले सिद्धांत पर, जैसे रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में बताया है कि चर्चा करें, मान लो आपने कोई एक सब्जेक्ट चुना है, तो वो सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? क्योंकि आपको इसको पढ़ने समझने में बोरियत नहीं होती। मतलब स्पष्ट है कि जिस कार्य में हमारा मन लगे वही हमारी रुचि है। रुचि के सिद्धांत का सार है कि शिक्षण कार्य ऐसा हो कि सीखने वाला उसे तन्मय होकर करे। देखो ये लिखा है, रुचि के सिद्धांत का सार है कि शिक्षण कार्य ऐसा हो कि सीखने वाला उसे तन्मय होकर सीखे। शिक्षक शिक्षण सामग्री को इस तरीके से प्रस्तुत करे कि कक्षागत अनुशासन बना रहे और अधिगमकर्ता सीखने के प्रति सक्रिय रहे। मतलब शिक्षक शिक्षण सामग्री को इस तरीके से प्रस्तुत करे, मतलब इसको प्रस्तुत करने के भी तरीके होते हैं। कैसे आपको प्रस्तुत करना है समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए कैसे आपको प्रस्तुत करना है। शिक्षण अधिगम सामग्री जो आपके पास है उसमें क्या करना है, कक्षागत अनुशासन को बनाए रखते हुए, ठीक है, बच्चों को सक्रिय भी रखना है लेकिन अनुशासन को बना कर रखना है, ठीक है। अब रुचिपूर्ण शिक्षण की विधियां क्या हो सकती हैं? जिज्ञासा, मतलब बच्चों के अंदर जानने की इच्छा आपने जागृत करी। सहसंबंध, चीजों के बीच सहसंबंध स्थापित किया। जैसे मैथमेटिक्स होता है और फिजिक्स होता है, उसमें सहसंबंध होता है। हाँ, एक चीज सिखाने से दूसरे में फायदा मिलता है, सहसंबंध। पाठ्य सहायक सामग्री, हम पाठ्य सहायक सामग्री मतलब क्या होता है, मतलब पढ़ाने में जो सहायक सामग्री इस्तेमाल करते हैं उनको, जैसे हमने चार्ट पे बना के ले गए जोड़ने वाली चीजें, 1 टॉफी 2 टॉफी 3 टॉफी, तो ये हमारे में पाठ्य सहायक सामग्री में आ जाता है। कुछ लोग हैंगिंग रोबोट बनाते हैं, क्या दिखाने के लिए, जैसे आयत है, वर्ग है, गोला है, इन सब की वो समझाने के लिए लोग। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते होते हैं जिनको बच्चे आपकी भाषा से नहीं सीख सकते, उसके लिए हम क्या करते हैं, पाठ्य सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो साथ में ले जाके बच्चों को दिखा के सुना के उनको उनके अंदर रुचि जागृत करते हैं उस चीज़ के बारे में। अब अगले सिद्धांत पर चलते हैं। यहाँ पे मैकडोगल ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि रुचि जो है वो प्रच्छन्न ध्यान है। मतलब रुचि जो है वो क्या ध्यान उत्पन्न करता है, क्या करता है, जब आपके पास रुचि होगी आप कोई काम बहुत तल्लीनता से करोगे, जो तल्लीनता है वही प्रच्छन्नता है। यहाँ अगला, ध्यान जो है रुचि का क्रियात्मक रूप है। दोनों एक ही बात है लेकिन अंतर है, रुचि ध्यान उत्पन्न करता है और जब आप रुचि के साथ कोई काम करोगे तो ध्यान अपने आप स्थिर हो जाता है। यही कहा, इसीलिए ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट। जब आप रुचि के साथ बच्चों को सिखाओगे और रुचि के साथ बच्चे सीखेंगे तो न तो शोर करेंगे और अपना काम करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अब इस सिद्धांत में हम बात करते हैं कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसमें क्या है, अगर हम सबको यह ज्ञान ना हो कि हम यहाँ एक साथ क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या अर्जित करने आए हैं, तो यह केवल और केवल समय की बर्बादी है।
ये क्यों और क्या का जवाब है कि हमारी समस्त क्रियाओं का कोई न कोई मकसद होता है। उसी प्रकार शिक्षण भी एक सोउद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उसका लक्ष्य है अधिगमकर्ता के व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन। क्या है? शिक्षण भी एक सोउद्देश्यपूर्ण क्रिया है। कौन सी? उद्देश्यपूर्ण, जिसका लक्ष्य क्या है? अधिगमकर्ता के व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार। जब हम शिक्षण करते हैं तो प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। उस दिशा में शिक्षण का कार्य किया जाए तो प्रभावी शिक्षण होता है। जैसे कविता को पढ़ाना है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विषय वस्तु की योजना बनानी होगी, उसका प्रस्तुतिकरण करना होगा, अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रदर्शन करना होगा, तभी कविता शिक्षण का लक्ष्य पूरा होगा और संप्रेषण गुणवत्ता परक माना जाएगा। संप्रेषण का यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे आप अपनी बात को संप्रेषण में 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, संप्रेषक मतलब जो अपनी बात को कह रहा है। दूसरा, ग्राही मतलब जो ग्रहण करने वाला है। तीसरा, जो आप बात कह रहे हो और वही बात उसी तरह से ग्राही उसको समझ रहा है। ये पूरा एक माध्यम है संप्रेषण का। ठीक है, तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत हमें बताता है जो हमें पढ़ाना है उसके साथ हमारा मकसद है। जैसे आपने मान लो गद्य पढ़ा रहे हो आप, तो गद्य का एक मकसद है उसको गा के उसकी समझ विकसित करनी है, उसका भाव निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमारा निश्चित उद्देश्य जो छुपा रहता है, निश्चित उद्देश्य, उसको आप क्या करना है? बच्चों को बताना है। अब अगले सिद्धांत पे आते हैं, नियोजन का सिद्धांत। शिक्षण हो या कोई भी कार्य हो, उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना बनाकर किया गया है नहीं। आप स्वयं चर्चा करें कि एक कमरा जिसमें किताबें, मेज, कुर्सी, कपड़े, जूते यथास्थान क्रम से रखे हों और एक कमरा जिसमें सामान बेतरतीब फैला हो, किस स्थान पर आपका मन कार्य में लगेगा? जाहिर है उस स्थान पर जहाँ सब कुछ क्रमबद्ध और नियोजित हो। यहीं पे आपको पकड़नी है बात को। क्या है? क्रमबद्ध और नियोजित। ऐसी ही इसे ही योजना का क्या कहते हैं? सिद्धांत। मतलब आपको टीचिंग जो है उस प्रोसेस को एक क्रमबद्ध और नियोजित ढंग से करना है। क्या है? शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना बनानी चाहिए। उसके प्रस्तुतिकरण का क्रम ज्ञात हो ताकि सीखने वाला भ्रमित ना हो कि गुरुजी ने आज क्या पढ़ाया था। वर्तमान शिक्षण कार्य में प्रत्येक प्रशिक्षक को पाठ योजना बनाने और उसके अभ्यास पर जोर दिया जाता है। मान लीजिए आपको संधि पढ़ानी है तो आप संधि की परिभाषा दें, जबकि उसके बजाय आप शब्द अर्थ समझाने में अपना समय बिता दिए, तो ये क्या कहा जाएगा कि आपका नियोजित शिक्षण नहीं रहा। तो क्या करना है आपको? जो चीज़ आपको पढ़ानी है उस पर स्टिक रहना है, वही पढ़ाना है। हाँ, बीच में बच्चे कुछ पूछेंगे, कुछ बताएंगे, तो उससे आपकी शिक्षण योजना थोड़ी सी परिवर्तित हो सकती है, लेकिन पूरी परिवर्तन कर देना, बिना उद्देश्य के पढ़ाने लगना, चीज़ों को बदल देना, ये नियोजन के सिद्धांत कहता है। इससे आपका जो ज्ञान है आप जो बच्चों को देना चाहते हैं उसमें क्या है? क्रमबद्धता नहीं रहती और नियोजित नहीं रहता। ठीक है, अब अगला सिद्धांत देखेंगे हम, चयन का सिद्धांत। मान लो हम बीमार हैं, तो अगर हमें डॉक्टर के पास जाना हो और विद्यालय भी जाना हो तो इस समय जो ज़्यादा जरूरी होगा उसी को करेंगे ताकि दूरगामी प्रभाव हमारे पक्ष में हो। इसी स्थिति को चयन कहते हैं। शिक्षण भी एक जटिल कार्य है। इसमें हमें विभिन्न विषयों को पढ़ाना समझाना होता है। शिक्षक पर यह गुरुतर दायित्व होता है कि वह कौन सा विषय पहले पढ़ाए और कौन सा बाद में, किस सामग्री को कैसे प्रस्तुत करे, कौन सी कक्षागत समस्याओं को पहले हल करे ताकि शिक्षण अधिगम सफल हो सके। अतएव चयन के सिद्धांत का अनुसरण जरूरी है। मान लीजिए कक्षा में सरल विषय पहले कालांश में ढेर सारे चित्रों, क्लिपों, मॉडलों से समझा दिए जाएं और कठिन विषय गणित, संस्कृत मात्र
व्याख्यान विधि से कक्षा के अंतिम कालांश में पढ़ाया जाए। चर्चा करें, क्या प्रभाव होगा, क्या जटिल विषय समझ में आएंगे, इसलिए चयन की जरूरत है ताकि शिक्षण बोझिल ना लगे। तो क्या करना है आपको, मुख्य रूप से चयन के सिद्धांत में ये बात बताई गई है कि आपको जब विद्यालय का एक टाइम टेबल फिक्स करना है। क्या करना है, टाइम टेबल मतलब एक शेड्यूल बनाना है सुबह से शाम तक के पठन में, ठीक है, पीरियड्स का, किसका, पीरियड्स का शेड्यूल, पीरियड्स का जब आपको शेड्यूल बनाना है तो आप क्या करेंगे कि मेन रूप से, मुख्य रूप से आपको पहले वो सब्जेक्ट रखने हैं जो कठिन सब्जेक्ट हैं। जैसे मैथ है, ठीक है, तो मैथ को आप पहले रखिए, संस्कृत है उसको पहले रखिए, या जो बच्चे आपके जिस सब्जेक्ट को कठिन समझते हैं उनको पहले रखिए। तो फिर क्या होगा, अंतिम के कालांश में वो सब्जेक्ट रखने चाहिए जो सरल है। इसमें साफ दिया गया है, सरल जो सब्जेक्ट हैं उनको अंत में रखिए, और कठिन जो सब्जेक्ट हैं, जो बच्चे कठिन समझते हैं या जो जटिल है, जटिल टॉपिक है, उसको आप सुबह के समय पढ़ाइए। अब देखिए इसमें रायवर्ण क्या 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 कहते हैं, शिक्षक रायवर्ण, इनकी बहुत सारी बहुत बढ़िया ये तरीके से आती है। क्या करना है, इसको आपको याद कर लेना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा रायवर्ण के बारे में। शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। मतलब शिक्षक जिस तरह से अच्छा चयन करता है उसी हिसाब से उसकी क्या होती है, पठन की, शिक्षण अधिगम बच्चा कितना वो सीख रहा है उसकी सफलता निर्भर करती है। अगला सिद्धांत पे चल, हाँ, अगला है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। आपने देखा होगा कुछ लोग काले कुछ गोरे होते हैं, कुछ लोग किसी तथ्य को जल्दी समझ लेते हैं, कुछ लोग देर में, कुछ अपनी बात चिल्लाकर सब जगह कह देते हैं, और कुछ उपयुक्त समय पर भी अपने को व्यक्त नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। जब आप शिक्षण कार्य करते हैं तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, उसमें कोई समानता नहीं, न रूप की, न आकृति की, न बनावट में, न ही बुद्धि में। ऐसी भिन्नता ही क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, सोचता भिन्न है, खाता भिन्न है, बात करने का तरीका भिन्न है, ठीक है। अब शिक्षण कार्य में इसको इस्तेमाल कैसे करना है, शिक्षण कार्य में यदि इस भिन्नता को ध्यान में ना रखा जाए तो अधिगम को गुणवत्ता परक नहीं कहा जा सकता। शिक्षक हमेशा वैयक्तिक भिन्नता का ख्याल रखें, उनके अनुसार शिक्षण को नियोजित करें, अन्यथा शिक्षण कुछ छात्रों की समझ में आएगा, कुछ की नहीं। जब आप वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान नहीं रखते हैं और पढ़ाते चले जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ बच्चे उसको सीखते हैं जबकि कुछ बच्चे उसको नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान नहीं रखते। मान लो कोई बच्चा बहुत वीक है क्लास में, तो आपको क्या करना है, वीक क्लास को उपचारात्मक शिक्षण देना है। पहले आपको उसका निदान ढूंढना है, वो वीक क्यों है। जो आपको पता चल जाएगा ये इस वजह से वीक है। जैसे मान लो हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, पहले जांच करता है कि हमें क्या बीमारी है। जब वो जांच में पा लेता है कि अच्छा ये बीमारी है, तब वो क्या करता है, हमें ट्रीटमेंट देता है, हमें दवा देता है। लेकिन जितने भी उसके पास मरीज आते हैं, क्या वो सबको एक ही दवा देता है? नहीं। तो ऐसे ही आपको शिक्षण में करना है। क्या करना है, सबसे पहले बच्चों का निदान जानना है कि बच्चे किस तरह अच्छे सीख सकते हैं। जब बच्चों का निदान आपको पता चल गया तब आपको बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्या करना है, उपचारात्मक शिक्षण देना है। उसके लिए आप अलग से क्लास लगा सकते हो, अलग से शिक्षण टाइम निकाल सकते हो जो आपके कमज़ोर बच्चे हैं। लेकिन अगर मान लो एक कक्षा में आपने 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को आप उपचारात्मक शिक्षण दे रहे हो, लेकिन आपकी कक्षा में टोटल 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं, आए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, पढ़ाना 40 बच्चों को है, लेकिन आपको ये दिमाग में सोचना है कि तो आप 10 बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो इस तरह से जब आप 10 बच्चों को टारगेट करके पढ़ाओगे तो क्या होगा,
उन 10 बच्चों में सुधार होगा और जो अदर 30 बच्चे बैठे हैं वो क्या करेंगे, उनका अभ्यास कर लेंगे, तो उनका विज्ञान क्या होगा, परिपक्व हो जाएगा। इस सिद्धांत में यही बात कही गई है। अब आप स्वयं से चर्चा कर सकते हैं। हम विचार करें, कक्षा के सभी बच्चों को एक ही गुरु ने गणित पढ़ाया, पर सभी का निष्पादन अलग अलग क्यों रहा। हम आप पढ़ाते हैं जब विद्यालय में, तो क्या रहता है कि आप सारे बच्चों को एक जैसा देकर पढ़ाते हो, लेकिन सारे बच्चा एक जैसा नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, वो अलग अलग व्यक्ति हैं और उनकी सीखने समझने में भी भिन्नता होती है। अब हम अगला सिद्धांत करेंगे। हाँ, तो इस सिद्धांत को ध्यान से समझिए, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मूल तथ्य है समानता और सहभागिता। जब भी सी टेट में आएगा या टेट में आएगा तो आपको जब ये सिद्धांत बहुत बार आ चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे केवल 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या? समानता, सहभागिता। समानता और सहभागिता मतलब सब बच्चों की समानता और सब बच्चों की सहभागिता। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी शिक्षक के बहुत करीब होते हैं, कुछ से शिक्षक बिल्कुल उदासीन रहता है, जो प्रिय हैं उन्हें अनुशासन भंग पर भी दंड नहीं मिलता, जो प्रिय हैं उन्हें दंड का भागी होना पड़ता है। इस कक्षा को हम लोकतंत्री कक्षा नहीं कह सकते, ना ही शिक्षक व्यवहार को समानता का व्यवहार कह सकते हैं। अगला, शिक्षक हमेशा ध्यान रखें कि वह कक्षा में सभी बच्चों का शिक्षक है। सभी बच्चों के शिक्षक हैं आप, किसी जाति बिरादरी धर्म के शिक्षक नहीं हैं। किसके शिक्षक हैं? सभी बच्चों के। सभी के साथ व्यवहार का परिमार्जन। व्यवहार का परिमार्जन मतलब आपका जो व्यवहार दिखेगा उसका मकसद है सभी बच्चों के साथ समानता के व्यवहार। लोकतंत्री सिद्धांत कहता है कि कक्षा शिक्षण सिद्धार्थियों की सहभागिता पर आधारित है, उनकी क्रियाशीलता से पाठ्यवस्तु पढ़ाई जाए। क्या लोकतंत्री सिद्धांत क्या कहता है? उनकी सहभागिता। उनकी सहभागिता आपके शिक्षण में मजबूती से रहनी चाहिए। अब ये सीधा सीधा आता है कि लोकतंत्री, जैसे सी टेट में क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्री व्यवहार को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आपको क्या 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, समानता और सहभागिता। अब इसमें आपको एक चीज़ सोचनी है, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा के सभी बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप सोचिए कि अगर आप शिक्षक बन गए हैं किसी विद्यालय में, आप सहायक अध्यापक या हेड मास्टर हैं, तो आप सोचिए कि आप कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे। आपका जो पूर्णतः व्यवहार होगा वो बच्चों के साथ कैसा होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले सिद्धांत पे, उसकी चर्चा करेंगे। अगला सिद्धांत है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। कुछ सब्जेक्ट हमारे होते हैं, कुछ विषय जो होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है कि उसमें हमें संबंध दिखाना जरूरी होता है। जैसे मान लो अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं प्राथमिक कक्षा में, तो क्या है आपको कि उसमें संबंध का बहुत बड़ा महत्व होता है। मान लो आपने जानवरों को पढ़ाना शुरू किया और आप केवल कक्षा में बिठा के बच्चों को जानवरों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आप मान लो कक्षा है आपकी ये, ठीक है, इसी में आप बैठाए हैं, ये बच्चे आपके बैठे हैं और यहाँ पे आप कुर्सी डाल के बैठे हैं और बच्चों को आप सिखा रहे हैं ये जानवर होता है, ये इसकी काला होता है, ये पीला होता है, ये नहीं। तो ऐसे क्या होता है कि आप अधिगम को पूर्णता प्राप्त नहीं कर पा, बच्चे जो हैं अधिगम को पूर्णता प्राप्त नहीं करते हैं। तो क्या करना है, जब आप उस कक्षा में होंगे, पर्यावरण की कक्षा में, प्राथमिक शिक्षण में, तो आप बच्चों को, जैसे किसी गांव में होगा तो उनके गांव के जानवरों के बारे में पूछो, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे। मान लो गांव के जानवरों के बारे में पूछा, फिर घर में कुछ जानवर रहते हैं उनके बारे में पूछा, घर में कुछ हमारी स्वेच्छा से जानवर रहते हैं उनके बारे में पूछा, कुछ हमारे घर में हमारी बिना इच्छा के भी रहते हैं उनके बारे में पूछा। ऐसे करके हम धीरे धीरे उनको अपने आसपास के वातावरण में जोड़ते हुए चीज़ों को बताएंगे। तो ये सिद्धांत में यही बताया गया है कि हम बच्चों के जीवन से संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। क्या है,
इसमें क्या लिखा है, शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही मानव जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात की ओर जोर दिया गया है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर जोर दिया गया है। मतलब को 2005 में जो पाठ्यचर्या जारी हुई थी उसमें यह कहा गया था कि शिक्षा को आप जीवन से जोड़िए, उपयोगी बनाइए, अनुप्रयोगों में लाइए। ठीक है। आगे, शिक्षा देने का कार्य शिक्षण के माध्यम से होता है। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाते समय उन तथ्यों, पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो विद्यार्थी को उसके जीवन की क्रिया के साथ जोड़ते हैं। यह संबंध स्थापित हो जाने पर नया ज्ञान या कौशल बालक के जीवन का स्थायी अंग बन जाता है और वह इस ज्ञान का प्रयोग जीवन में आने वाली परिस्थितियों को सुलझाने में करता है। ठीक है। जब आप उसको, उस चीज़ को उसके समाज से, उसके वातावरण से जोड़ दोगे, उसके प्रति वो संवेदनशील हो जाएगा। जैसे जल की परिचर्चा आपने की, अब जल का आपने महत्व चीज़ों को बता के, वीडियो दिखा के या ऑडियो सुना के कराया या किसी क्रियाकलाप के द्वारा कराया, उसकी महत्ता को समझा दिया, तो वो उस चीज़ के लिए क्या हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा, उन चीज़ों को समझना शुरू कर देगा। अब गतिविधि में आप क्या कर सकते हैं, आप सबने पर्यावरण, भूगोल, सामाजिक विषय का ज्ञान अर्जित किया। उस ज्ञान का उपयोग अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ बनाने के लिए कैसे करेंगे। अब इस चीज़, जैसे आपने पर्यावरण पढ़ा, भूगोल पढ़ा, सामाजिक विषय पढ़ा, ठीक, उसमें आपने ये भी जाना कि स्वच्छता क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये आप एक गतिविधि अपने विद्यालय में करा सकते हैं स्वच्छता को लेके। अच्छा लगेगा, उसका जीवन से क्या संबंध है। ठीक है। ये सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। अब हम अगले सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। यहाँ आपको एक बात बतानी जरूरी है, जब बच्चा घर से विद्यालय आता है, ठीक है, तो घर के वातावरण से वह विद्यालय के वातावरण के बीच क्या करता है, एक अंतःक्रिया करता है और वो तुलना करता है घर के वातावरण और विद्यालय के वातावरण में। तो इसलिए आप जब विद्यालय में होंगे तब आप विद्यालय के वातावरण में बच्चों को अलग थलग महसूस नहीं होने देंगे, उनको अपने साथ जोड़ के रखेंगे। तो वो क्या है, फिर कुछ दिन बाद विद्यालय के वातावरण में ढलने लगेगा। अगर बच्चा विद्यालय जाने पर विद्यालय के वातावरण और घर के वातावरण में अंतर पाएगा और विद्यालय के वातावरण में उसको डांट या पिटाई का अंदेशा रहेगा, तो विद्यालय हरगिज नहीं जाएगा। तो आपको क्या समझना है कि बच्चे को विद्यालय बुलाने के लिए विद्यालय का वातावरण घर की तरह अच्छा करना होगा। अब अगले सिद्धांत पे आते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत। आप सभी ने यह जुमला अक्सर सुना होगा। जुमला मतलब वही जुमला, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। मतलब अगर आप अभ्यास करते रहें तो जड़, अगर आपकी बुद्धि जड़ है, मतलब आपका IQ लेवल जड़ वाला है, जड़, मूर्ख से भी कमजोर, तो क्या हो, आप सुजान मतलब बहुत ज्ञानवान बन सकते हैं। मतलब अगर आप अभ्यास करते रहें तो आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं। इसका अर्थ है, जिस कार्य को हम बार बार करते हैं वह कार्य आसान हो जाता है। शिक्षण में जिस पाठ को, तथ्य को हम बार बार पढ़ते पढ़ाते हैं उस पर हमारी पकड़ अच्छी होती है और उसमें रुचि व ध्यान भी केंद्रित रहता है। आप स्वयं विचार करें कि गणित के सूत्रों या केमिस्ट्री के समीकरण, इनका हम अगर बारंबार अभ्यास करते थे, लिखते थे, तो वो भी हमारे लिए सरल हो जाता था और वह ज्ञान आज भी स्थायी है। बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम हो जाती है। अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि आवृत्ति के सिद्धांत का उपयोग कैसे होता है। जैसे मान लो आपने बच्चे को एक पाठ पढ़ा दिया, ठीक है, और आपने बोला कि अगले महीने हम टेस्ट लेंगे। तो क्या है, आपने जो टेस्ट लिया उससे बच्चे की पढ़ाई की आवृत्ति हो गई, उसने दोबारा पढ़ा। फिर आपने एक बार त्रैमासिक टेस्ट लिया, फिर बच्चे का रिवीजन हुआ। फिर आपने अर्धवार्षिक टेस्ट लिया, फिर रिवीजन हुआ। फिर आपने वार्षिक टेस्ट लिया। तो इस तरह से आवृत्ति हो जाती है पढ़ाई की, तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं।
इनमें 3 है। आवृत्ति के सिद्धांत में क्या है, आवृत्ति के तरीके, क्या क्या तरीके हैं, गृहकार्य दे सकते हैं। आवृत्ति के तरीकों में क्या हो सकता है, गृहकार्य दे सकते हैं, मासिक परीक्षाएं करा सकते हैं, छात्रों से पाठ समझाने को कहना। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आवृत्ति के कौन कौन से तरीके हैं, तो यही तरीके होंगे, क्या, गृहकार्य, मासिक परीक्षा और छात्रों से पाठ समझाने को कहना। या फिर ये पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा तरीका आवृत्ति का तरीका नहीं है। ठीक है, तो आप इन 3 चीजों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगले सिद्धांत पर जाते हैं। तो निर्माण व मनोरंजन की आप उपयोगिता समझ लें क्या होती है। मान लो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप होता है कि स्वतः अध्ययन। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्वतः अध्ययन करेंगे और चिंतन मनन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला आप सीखेंगे, मान लो आपने क्रिया कराया, पढ़ा सिखाना है बच्चे को, तो क्या करेंगे आप, 2 एकम 2, उठो सवेरे मुंह धो लो, 2 दूना 4, बहुत न खाना आम का अचार, 2 तिया 6, मीठी मीठी बात कहे, 2 चौके 8, मेले में जाओ करके ठाठ बाट। इधर आप पढ़ा सिखा रहे हैं, उधर एक मोरल वैल्यू उसको बता रहे हैं, नैतिक क्या, उठो सवेरे मुंह धो लो, सुबह उठो और मुंह धो लो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इधर आपका पढ़ा हो, उधर ऐसी साधारण चीज हो जो उसके प्रभाव भी डाले और पढ़ने में भी सरल हो। दूसरा, 2 दूना 4, बहुत ना खाना आम का अचार, ये भी एक मोरल वैल्यू है कि ज़्यादा आम का अचार नहीं खाना चाहिए। 2 तिया 6, मीठी मीठी बात कहे, मीठी मीठा मीठा बोलना चाहिए। 2 चौके 8, मेले में जाओ करके ठाट बाट, अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए। ऐसे ही आगे आप बना सकते हो, लेकिन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसा पहलू यहाँ पे नहीं लाना है, जैसे 2 चौके 8 आगे आपने कोई ऐसा पहलू रख दिया जो उसके ऊपर गलत प्रभाव डाले। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे के लिए बच्चों जैसी चीज़ें ही रखनी है। अब हम अगले सिद्धांत पे जाते हैं जल्दी से। तो इस सिद्धांत में, विभाजन के सिद्धांत में क्या करना है, इसको बोलते हैं लघु सोपानों का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्यों, शिक्षण स्वयं में व्यापक प्रक्रिया है, इसको सफल बनाने का सबसे सरल तरीका है इसे विभाजित करके पढ़ाया जाए। छोटे छोटे भागों में आप विभाजित करेंगे कोई भी बड़े टॉपिक को। शिक्षक को चाहिए पाठ्य वस्तु को विभाजित करके सरल से कठिन की ओर अग्रसर हो। अब सरल से कठिन यहाँ पे क्या है, एक शिक्षण सूत्र है। सबसे आप पहले सरल बताएंगे, उसके बाद धीरे 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 कठिन चीजें बताएंगे। तो क्या है यहाँ, सरल से कठिन की ओर अग्रसर हो ताकि तारतम्यता मतलब क्रमबद्धता, एक सीक्वेंस बना रहेगा। आप जो काम कर रहे हो उसमें सीक्वेंस और संप्रेषण व्यवहारिक बना रहे। मान लीजिए आपका व्याकरण का ज्ञान देना है, मान लो आप व्याकरण पढ़ाना चाहते हो। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अक्षर का ज्ञान देंगे, फिर शब्द बनाना सिखाएंगे और फिर वाक्य कैसे बनाए जाते हैं बताएंगे, व्याकरण जैसे इनका प्रयोग बताएंगे। ठीक है, ऐसे क्या होगा, बच्चा आसानी से। अब अगर क्वेश्चन आता है कि अगर आपको बच्चे को व्याकरण का ध्यान देना है तो आप कौन सा तरीका या किस क्रम से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो, आपका ज्ञान, आपकी समझ ही सही आंसर बताएगी। सबसे पहले क्या करना है, अक्षर ज्ञान, अगला शब्द बनाना, अगला वाक्य बनाना। तो आपको कहीं और से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है उसी में आप चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, अक्षर ज्ञान, शब्द, फिर वाक्य। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, ये व्याकरण दृष्टि से भी सही रहेगा और विभाजन के सिद्धांत से भी आपको सही रहेगा। अगले सिद्धांत पर चलते हैं। अब हम जल्दी से ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मुझे लग रहा है ठीक रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान कहे गए शाबाशी के शब्दों का क्या प्रभाव होगा। मतलब शिक्षक की एक मुस्कान होगी, कहे गए शाबाशी के शब्दों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। छात्र हंसेंगे, छात्र खेलेंगे, छात्र प्रेरित होंगे, इनमें से कोई नहीं। जब आप शाबाशी नामक शब्द इस्तेमाल करेंगे बच्चों के लिए तब छात्र प्रेरित होंगे। आपको ये वाला सवाल पे हाँ करना है, ये वाला जो आंसर है तीसरा वो सही है। क्या करना है, बच्चे प्रेरित होते हैं। दूसरा,
प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, यह किस सिद्धांत के अनुसार सत्य है? पहला है लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बताया गया है कि आपको कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवहार रखना है, समानता और सहभागिता का। चयन का सिद्धांत क्या बताता है कि आपको चयनात्मक चीजें, चयन का सिद्धांत मतलब आपको चयन करना होगा कि क्या पढ़ाना है और क्या छोड़ना है। आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार किसी चीज की आवृत्ति करवाना है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। ये आपको किससे पता चल रहा है कि उनकी व्यक्तिगत भिन्नता, वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न है। तो ये उसका क्या है? ये सिद्धांत उसका हो गया। ठीक है, ये आपके आज पूरे सिद्धांत हो गए। अगला वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए कुछ नए टॉपिक पे। थैंक यू।